जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सिर्फ आज के बारे में सोचिए कि आज हमको क्या करना है, आज का दिन हमको कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से ये 12 घंटा 10 घंटा को सदुपयोग में लाना है, अच्छे कार्यों में लगाना है। तो उसी पर फोकस कीजिए और अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। जनरली मॉडर्न इंडिया का जो भी टॉपिक है, सारा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग लगातार इसे बने रहिए। हमने लगातार आपके बातों पर रहा। आपने कहा था कि एनसीईआरटी सार संग्रह को स्टार्ट कीजिए, तो हम लगातार स्टार्ट कर रहे हैं और बीच बीच में हम दूसरा चीज़ नहीं ऐसे शामिल कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस पीछा हो जाए। व्यूज नहीं आते हैं तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो उद्देश्य है कि आपको किसी तरह से हेल्प करना और एक सीक्वेंस में, एक व्यवस्थित रूप में आपको कंटेंट प्रदान करना। मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज ना तो कल कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो इसलिए हमको लगातार एक कंटिन्यू में काम करना चाहिए। तो इसी तरह आपको भी मेहनत करना चाहिए एक लक्ष्य की ओर अच्छी तरह से। हो सकता है अभी आपको नहीं आता होगा समझ में कि मेरे अंदर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्रेस एक स्टडी आईक्यू के सर हैं गौरव गर्ग, तो उनका बहुत ही अच्छा कथन था कि देखिए, प्रोग्रेस अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका प्रोग्रेस एक नाखून की भांति होता है। अगर आप देखेंगे कि रोज़ देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है, लेकिन एक सप्ताह बाद उसे देखेंगे तो दिल लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। तो उसी प्रकार आपका भी प्रोग्रेस होता है। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लगातार पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसे भी बैठ के करिएगा कि कुछ तो करिएगा, या तो पढ़िएगा या तो नहीं पढ़िएगा, आपका सिर्फ काम है। तो छोड़िए, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे और तब तक ये पढ़ लेते हैं। किसी सेशन में हम चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारा किस पर नियंत्रण है। या तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो अच्छा हो सकता है, नहीं कर सकते हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए करना ही है तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत भाषण हो गया, तो बीच बीच में यह मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़िएगा, गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये फ्यूल का कार्य करता है और इंटरनल भी मोटिवेशन आप बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी शामिल थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का आयोजन यानी अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908। और इसके ठीक एक साल बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है और पृथक निर्वाचन मंडल उसमें शामिल कर दिया जाता है। अब है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन। याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था।
क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में ही हुआ था, तो उसका प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में ही हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था कराची में, और तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में। तो प्रथम 1906, द्वितीय 1907, तृतीय 1908। याद करने में बहुत ही आसान है, 6, 7, 8। और पहला ढाका, उसके बाद कराची, और इसके बाद अमृतसर। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो इसका आंसर होगा अमीर अली। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो इसका आंसर होगा अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? अभी तुरंत हमने बताया था, भारत शासन अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यही से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह सच्ची बात है कि कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व थोड़ा नुकसानदेह ही होता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता याद रखिए, कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो गया था, उदारवादी और उग्रवादी, यानी गरम दल और नरम दल में। और पैचअप कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। तो उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे, ये थोड़ा ध्यान रखिए, याद रखिए। उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन उदारवादी नेता हैं या इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं हैं। उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। उग्रवादी नेता में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, यानी लाल बाल पाल, ये तीनों उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता में शामिल थे। और अरविंद घोष भी, बाद में अरविंद घोष संन्यास धारण कर लिए थे, उसके बाद ओरेबिली आश्रम की स्थापना कर लिए थे। तो पहले थे उग्रवादी ही, फिर बाद में
वो इस सब से संन्यास ले ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। तो इस पर बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का केस दर्ज कर दिए थे, ये भी याद रखना। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ये उग्रवादी नेता मारकाट किया करते थे, उदारवादी प्रार्थना याचना सत्याग्रह की नीति अपनाया करते थे, ये जान लीजिए। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया गया था। अब आगे है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में क्या विशेष रहा? तो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1877 ईस्वी में, द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था 1903 ईस्वी में और तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में। प्रथम दिल्ली दरबार में के समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन और द्वितीय दिल्ली दरबार के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार जो कि 1911 ईस्वी में लगा लॉर्ड हार्डिंग थे। अब अंतिम प्रश्न है द्वैध शासन का जनक सर लियोनील कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और साथ में कारण ज़रूर बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जो भी समस्या हो टेलीग्राम चैनल पर वहाँ शेयर करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।